नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो अब से थोड़ी देर के बाद हमारे देश में एक ऐसे कानून का अंत हो जाएगा जिसमें भेदभाव था, जिसमें अन्याय था, जिसमें अनैतिकता थी, जिसमें कब्जे की भावना थी, और सबसे बड़ी बात, इस कानून में न्याय के मूलभूत सिद्धांत का हनन हो रहा था। हम बात कर रहे हैं पुराने वक्फ कानून की, जिसका द एंड आज रात में हो जाएगा, क्योंकि आज इस बात की पूरी संभावना है कि वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में मुहर लग जाएगी, और कल लोकसभा पहले ही संशोधित बिल को पारित कर चुकी है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर किसने आज क्या कहा। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे मनमोहन सरकार के दौरान दिल्ली में करोड़ों अरबों रुपए की कीमत की जो प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी थी, वो वक्फ बोर्ड को मुफ्त में सौंप दी गई थी। साथ ही आज हम आपको बताएंगे वक्फ का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं पर देश के दो बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने क्यों लगाए हैं वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के आरोप। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो लोकसभा से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन बिल पर इस समय राज्यसभा में चर्चा चल रही है, और यह उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद या एक आध दो घंटे बाद संशोधित बिल राज्यसभा में पारित हो जाएगा, क्योंकि संख्या बल पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ नजर आ रहा है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने बिल पेश करते हुए याद दिलाया कि कांग्रेस की सरकार के समय गठित कमेटियां और सच्चर कमेटी की सिफारिशों में वक्फ विधेयक में संशोधन का जिक्र सदन में किया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह बिल देश के हित में है, यह किसी पार्टी के हित में नहीं है या वोट बैंक के लिए नहीं। जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं, आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है, और उसके लिए हम लेकर के आए। यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के इंटरेस्ट में। तो राज्यसभा में बहस के दौरान कर्नाटक से कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने आरोप लगाया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए धर्म की राजनीति करने के लिए बिल को लाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिल को संविधान और बाबा साहेब के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। आप कह रहे हैं, आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को शक्ति देंगे। 10 साल पावर में थे, क्या किए? ट्रिब्यूनल के लिए आप कह रहे हैं उसको अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे सर? इसलिए ये सब बातें करके देश में आप नफरत फैला के ये सब झगड़े फसाद के काम मत कीजिए। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी वो मौका है इस बिल को जो गैर संवैधानिक है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लीजिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर वक्फ बोर्ड की मनमानियों की जमकर आलोचना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि यह वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड। सीएम योगी ने कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्डों का बार बार किए जाने वाला दावा अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। तो इतिहास गवाह है कि जब भी मुस्लिम समाज के भले के लिए कोई भी कानून बनता है या कोई भी फैसला लिया जाता है तो सबसे पहले इसका विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही करता है। वक्फ संशोधन बिल पर AIMPLB लगातार हाय तौबा मचा रहा है। अब बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। तो यकीनी तौर पर हम लोगों के पास अदालत का रास्ता खुला हुआ है। हम लोगों के जो लीगल कमेटी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी करते हैं। तो उसकी बुनियाद पर हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तो सुना आपने, नए वक्फ बिल का विरोध करने के लिए इस समय सबसे आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दरअसल इतिहास गवाह है कि AIMPLB हमेशा से मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करता रहा है। आरोप तो ये भी है कि एक मुस्लिम रूढ़िवादी संगठन है ये और शरिया कानून को बढ़ावा देने का काम करता है। आइए अब पूरे विस्तार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना किस मकसद से की गई थी। और इसे समझने के लिए हमें बोर्ड की वेबसाइट को ध्यान से देखना होगा, जिसमें उर्दू में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब सरकार ने कानून बनाकर शरिया कानूनों को बेअसर करने की कोशिश की। ये लाइन जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वेबसाइट में उर्दू में लिखी हुई है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पे। और ये लाइन सीधे संवैधानिक, संसदीय और लोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए कानूनों का विरोध करने का मकसद इसमें इस लाइन में दिखाई देता है। और पर्सनल बोर्ड की वेबसाइट पर इसके उद्देश्य बताते हुए आगे लिखा गया है कि मुस्लिम समाज में तमाम गैर इस्लामी रस्म और रिवाज मिटाने का उद्देश्य। यहाँ सवाल उठता है कि क्या यह संगठन हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृति को मिटाकर अरबी ईरानी संस्कृति को इस हिंदुस्तान पर थोपना चाहता है, जबकि इस्लाम में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसका गठन क्यों और कब हुआ था। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1973 में हुई थी। उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार दत्तक ग्रहण विधेयक संसद में लेकर आई थी। इस बिल का विरोध करने के लिए AIMPLB का गठन किया गया। इसके बाद भी बोर्ड की रूढ़िवादी सोच जारी रही। इसने 80 के दशक में, आपको याद होगा 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर आंदोलन करके दबाव डाला। राजीव गांधी की सरकार उस दबाव में झुक गई और संसद से नया कानून बनवाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने बदलवा दिया। और उसके पीछे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दबाव था। इतना ही नहीं, AIMPLB 2019 में ट्रिपल तलाक का विरोध कर चुकी है, जबकि ये मुस्लिम समाज में सुधार के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने CAA को लेकर भी देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, अनर्गल प्रचार किया, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। ऐसे आरोप बोर्ड पर हैं, जबकि ये कानून नागरिकता देने का कानून था, ना कि लेने का। और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या के राम मंदिर का भी विरोध किया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आरोप है कि अयोध्या विवाद पर जब भी कोई समझौते की बात चलती थी तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें अड़ंगा डालता था। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काशी और मथुरा के विवादों में भी एक पार्टी है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्ट्रक्चर देखिए बोर्ड जो इसका बोर्ड है, इसका अध्यक्ष ज्यादातर सुन्नी संप्रदाय के देवबंदी या फिर नदवी फिरके से ही आता है,
बोर्ड पर आरोप लगते हैं कि इसमें पदाधिकारियों के चयन में परिवारवाद चलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लोग बोर्ड में पदाधिकारी बनते हैं, यह आरोप है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भले ही कोर्ट जाने की बात कर रहा हो, वहीं बड़ी तादाद में मुस्लिम स्कॉलर नए वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठनों के मुखियाओं पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि इन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और इसलिए नए बिल से ये लोग घबराए हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए मौलाना ने क्या कहा। ये वो लोग हैं जो वक्फ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करे बैठे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी से लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की ज़मीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हज़ारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। और दूसरे मेंबर हैं बहुत सारे। जमीयत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदर हैं। एक मौलाना महमूद मदनी सदर हैं और उसी के सदर मौलाना अरशद मदनी हैं। पहले ITO पे मस्जिद अब्दुल नबी पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पर नाजायज़ कब्जा है, बोर्ड की जगह है। फिर इन्होंने 1 बीघा जगह ITO पे थोड़ा सा दूर हट के, जहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती, 1 बीघा जगह वक्फ बोर्ड की फिर इन्होंने कब्जा ली और जमीयत उलमा के नाम पे। तो ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। तो इस बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है बल्कि पॉलिटिकल मुसलमान हैं। शादाब शम्स ने ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जितने भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी उत्तराखंड के अंदर, यहाँ 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई, असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के। 1000 बीघा जमीन, अखबार उठाइए, कागज उठाइए, जो हैदराबाद में जो छपते हैं उन पेपर्स को उठाइए, कैसे कैसे जमीनों के ऊपर आपने उन जमीनों के ऊपर कब्जे किए, कैसे आपके लोगों ने उन्हें बेचा, कैसे आपके भाइयों के नाम पे लैंड ग्रैब का केस चला। तो संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कई बार दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े एक विवाद का जिक्र हुआ। दरअसल मार्च 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने आनन फानन में दिल्ली की 123 प्रमुख संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा सच क्या है इस मामला, और पूरा मामला इसका क्या इससे जुड़ा हुआ है, जिस पर 11 साल बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है। और इसका पूरा सच इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जिससे आपको ये पता चलेगा कि वक्फ के नाम पर इस देश में क्या क्या खेल हुआ है और राजधानी दिल्ली में क्या खेल हुआ है। मार्च 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसके शहरी विकास मंत्रालय ने एक विवादित फैसला लिया जिसमें 123 संपत्तियों का मालिकाना हक दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ये संपत्तियां 1915 में ब्रिटिश सरकार के पास आई थीं और आज़ादी के बाद इन पर मालिकाना हक भारत की सरकार का था। इनमें से कुल 61 संपत्तियां लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और 62 संपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA के पास थी। इनमें से ज़्यादातर संपत्तियां कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंह रोड, पंडारा रोड, अशोका रोड, जनपथ, संसद भवन, करोल बाग, सदर बाजार और दरियागंज जैसे इलाकों में थी। जाहिर है इनकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में थी।
अब आसानी से असली खेल आगे समझिए। जानते हैं इन संपत्तियों को ट्रांसफर करने की टाइमिंग क्या थी। इन संपत्तियों को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक एक रात पहले ट्रांसफर कर दिया गया। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इन 123 संपत्तियों को लेकर याचिका दायर की थी। तो इतना बड़ा खेल मनमोहन सिंह की सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से एक रात पहले दिल्ली में करके गई थी, वक्फ बोर्ड पर मेहरबानी करके गई थी। क्यों करके गई थी? सिर्फ वोटों की राजनीति। अब बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के जो कारनामे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वक्फ बोर्ड की मनमानी से हिंदू, सिख और ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान भी परेशान हैं। वक्फ बोर्ड ने आम मुसलमानों की ज़मीनों पर भी दावे ठोक रखे हैं। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधली की वजह से मुस्लिम समाज को वक्फ संपत्तियों से आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि अब आम मुसलमान और कई मुस्लिम संगठन वक्फ बिल के मामले में मोदी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इन्हीं में से एक दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद को विधेयक मुसलमानों के विकास में मील का पत्थर उन्हें लगता है। उन्होंने कहा है तो भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने मुस्लिम समुदाय से एक बार वक्फ बिल को पढ़ने की अपील की। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र की मोदी सरकार में बहुत सारी मुसलमानों के लिए जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं जिनका मुसलमान फ़ायदा उठा रहे हैं, पर वक्फ संशोधन बिल के बाद उनके विकास की और गति तेज होगी। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए। आज तक कुछ पार्टियों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि उन्होंने बीजेपी कहकर मुसलमानों को डराया है, लेकिन अब साफ हो रहा है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है। और जो ये बिल आया है, माननीय सरकार मोदी जी ने जो बिल लेकर आए हैं और उसमें जो बता रहे हैं कि इससे मुसलमानों को फायदा होगा। देखिए, कोई भी सरकार कोई भी बिल लाती है तो वो आवाम के लिए फायदे के लिए लाती है। तो देश में जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड पूरे देश को ही अपनी संपत्ति बनाने पर तुला हुआ है। पुराने वक्फ कानून की दम पर इसने देश के हर राज्य में कारस्तानियां कर रखी हैं। अभी हमने आपको दिल्ली की कारस्तानी बताई थी। अब देखिए, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। ध्यान से देखिए इन तीन तस्वीरों को। ये तीनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में दिख रही इमारतों को पूरा देश पहचानता है। आप देख सकते हैं लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा है, ये लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा है, और तीसरी तस्वीर में अयोध्या का मशहूर बहू बेगम का मकबरा है। और इन तीनों इमारतों को वक्फ बोर्ड ने हड़पने का प्लान बनाया था। उसने इन तीनों इमारतों को अपना बताया है, लेकिन यूपी सरकार ने इन्हें सरकारी संपत्ति बताते हुए वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ 3 इमारतें हैं। इसके अलावा भी इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि यूपी वक्फ के कई कारनामों का खुलासा हुआ है। ऐसे ऐसे कारनामे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पिछले दिनों जेपीसी के सामने यूपी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे की रिपोर्ट पेश की थी, और इसी सर्वे रिपोर्ट में हुए हैं चौंकाने वाले खुलासे जो बताते हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से जमीन खोरी कर रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट का पूरा सच। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में 14,000 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है और इसे अपना बताया है, जबकि इसमें से 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। यानी यूपी में वक्फ बोर्ड जितनी भी जमीन को अपना बता रहा है उसमें से करीब 80% जमीन सरकारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि हमने बताया, लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, बेगम हजरत महल पार्क, अयोध्या का मशहूर बहू बेगम का मकबरा सहित यूपी की कई मशहूर इमारतों को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया, यानी रुमाल डाल दिया उसके ऊपर, कहा कि मेरा है। अगर अलग अलग शहरों की बात की जाए तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वक्फ बोर्ड की कुल 1637 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 406 ऐसी संपत्ति हैं जो सरकारी भूमि पर बनी हुई है। वहीं कानपुर में वक्फ की कुल 1670 संपत्तियों की पहचान हुई है, इनमें से 548 सरकारी हैं। कौशाम्बी जिले में
सर्वे के दौरान ऐसी 413 जमीनों का पता चला जिन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है और इन जमीनों के ज्यादातर हिस्सों में ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह बना हुआ है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन ग्राम समाज की यानी सरकारी जमीन पाई गई है। बाराबंकी जिले में 108 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा मिला है। संत कबीर नगर, वहां पर वक्फ बोर्ड के पास ऐसी 203 संपत्ति पाई गई हैं जो सरकारी जमीन पर बनी है, विवादित हैं। वहीं बरेली जिले में वक्फ की करीब 3171 संपत्तियां हैं और इनमें से 100 के करीब संपत्तियां जो हैं वो जांच के घेरे में हैं, विवादों में हैं। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन स्थल की जमीन पर ही वक्फ का दावा ठोक दिया। इसके अलावा जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उसके मुताबिक शाहजहांपुर में 2589 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें से 2371 सरकारी संपत्ति हैं। इसी तरह रामपुर में 3365 वक्फ संपत्तियां हैं जिनमें से 2363 सरकारी संपत्ति होने की बात सामने आई है। रामनगरी अयोध्या में वक्फ ने 3652 संपत्तियों पर दावा किया है जिनमें से 2116 सार्वजनिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। जौनपुर में 4167 में से 2096 सरकारी जमीनों पर स्थित हैं वक्फ प्रॉपर्टी, जबकि बरेली में 3499 वक्फ संपत्तियों में से 2000 सरकारी जमीनों पर बनी हुई हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में 1792, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, सीतापुर में 1581, आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। तो ये विवाद वक्फ की प्रॉपर्टीज के साथ जुड़े हुए हैं और वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में 8,70,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं जो करीब 9,40,000 एकड़ में फैली हुई हैं। इन सारी संपत्तियों का अनुमानित जो मूल्य है वो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है जो बार बार बताया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी इन संपत्तियों से ना के बराबर आय होती है। इसकी वजह है कि वक्फ बोर्ड में चलने वाली धांधलियां। लेकिन नए बिल के बाद ये सारी धांधलियां आसानी से दूर हो जाएंगी। इससे और जाहिर तौर पर इससे वक्फ बोर्ड को करोड़ों अरबों रुपए की आय होगी जो सीधे सीधे मुस्लिम समाज के विकास में ही काम आएगी। इस बात को जो कहा है वो सच्चर कमेटी ने भी माना था। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए थे। इनमें से वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए भी सुझाव थे। 2005 में कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे सिर्फ 163 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अगर सही तरीके से इन संपत्तियों को मैनेज किया जाए तो इससे 12,000 करोड़ रुपए की सालाना इकट्ठा हो सकते हैं। ये बातें पुराने समय की हैं, यानी 20 साल पुरानी हैं। सोचिए आज 2025 में इससे भी और ज़्यादा कमाई हो सकती है, जिससे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने में काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन वर्तमान में हाल बहुत बुरा है। आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड में किस तरह से गड़बड़ झाला चल रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए की सालाना आय होना चाहिए, ये 2005 में कहा गया था, और आय कितनी हो रही है, कुछ भी नहीं। अब 2019 से 2024 के बीच 5 सालों में 99% की भारी गिरावट वक्फ बोर्ड की आय में देखी गई है, जबकि इस दौरान वक्फ संपत्तियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी संपत्ति बढ़ रही है लेकिन आय कम हो रही है। अगर पिछले साल की बात करें तो वक्फ संपत्तियों से कुल नेट इनकम और सिर्फ जो हुई है वो 1,26 लाख रुपए की हुई है। सोचिए, कुल संपत्ति का मूल्य है 1.2 लाख करोड़ रुपए और आय कितनी हुई है, 1,26 लाख रुपए की। अब आगे और सुनिए, वक्फ की संपत्तियां पूरे भारत में हैं, फिर भी ये मुट्ठी भर कमाई सिर्फ 3 राज्यों से आई है। बाकी के राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपनी कमाई 0 यानी शून्य बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में कितना बड़ा खेल चल रहा है। तो यह है वक्फ बोर्ड में चलने वाला गड़बड़ झाला। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पूरा सच में फिर आपसे हम बात करेंगे कि वक्फ की जो हजारों एकड़ की जो संपत्ति है उससे कैसे मुस्लिम समाज की तस्वीर बदल सकती है। दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। विभाग अनेक
कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो भारत में वक्फ संपत्ति का हजारों लाखों एकड़ में फैली हुई है। ना केवल संपत्ति की जो बेहिसाब कीमत है, बल्कि अगर इसकी आय का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो मुस्लिम समाज के लिए तस्वीर जो है वो पूरी बदल सकती है, उनका विकास हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल खोलने के लिए लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, और मान लें कि औसत खर्चा 7.5 करोड़ रुपए प्रति स्कूल के हिसाब से हो तो 10,000 करोड़ रुपए से लगभग 1300 से ज़्यादा स्कूल खोले जा सकते हैं। एक कॉलेज खोलने में 20 से 25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 25,000 करोड़ रुपए से लगभग 1,000 कॉलेज खोले जा सकते हैं, और एक अस्पताल खोलने में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत लगती है। अगर 50,000 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाए तो लगभग 1,000 अस्पताल खोले जा सकते हैं, और अगर वक्त की संपत्ति से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाए तो इससे 1300 स्कूल, 1,000 कॉलेज और 1,000 अस्पताल खोले जा सकते हैं। इससे लाखों लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकता है, और ये मुस्लिम समुदाय के कल्याण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।